बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डायबिटीज़ मिलेटस एंड इट्स जेनेटिक्स बेसिस। बच्चों, ये चैप्टर नंबर 22 का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 22 हमारा कंप्लीट हो गया है। डायबिटीज़ मिलेटस पे समटाइम नोट भी आ जाता है। ठीक है, इसमें से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। ठीक है, इसको गौर से पढ़ना है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि डायबिटीज़ मिलेटस होता क्या है। ठीक है बच्चों, डायबिटीज़ मिलेटस एक कॉमन हेरिडिटी डिजीज़ है। हेरिडिटी मीन के विरासत में आती है, मीन पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, कॉमन हेरिडिटी डिजीज़ है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि शुगर लेवल का इंक्रीज़ हो जाना। हम सुनते हैं अक्सर कि फ़लाँ को शुगर हो गया है, फ़लाँ को हो गया है शुगर। तो शुगर में बेसिकली क्या होता है कि शुगर का लेवल जो ब्लड है उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम कहते हैं कि उस बंदे को हो गया है डायबिटीज़ मिलेटस हो गया है। ठीक है, मीन के उस बंदे के ब्लड में, उस पर्सन के ब्लड में एक डिसऑर्डर आ जाता है जिससे उसका शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ जो होते हैं वो ब्लड हम कह सकते हैं कि शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, यहाँ पे याद रखें मेटाबोलाइज का लफ्ज़ आया है। मेटाबोलाइज निकला है मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जो कि बॉडी में अकर हो रहे होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसी के आगे से टाइप्स होती हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म भी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वो कहते हैं कि शुगर जो होती है वो पर्सन जिसको ये डायबिटीज़ है वो क्या करेगा, वो शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर सकता अपनी बॉडी में, इस वजह से उसका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि वो क्या हो जाता है, उसको डायबिटीज़ हो जाती है। ये ग्लूकोज को अपने यूरिन से पास करते रहते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से समटाइम किडनी फेलियर हो सकता है, अडल्ट ब्लाइंडनेस आ सकती है, लो लंग इम्प्यूटेशन हो सकती है एंड हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। बच्चों ये बात याद रखें कि नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ से नेक्स्ट कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, इनमें गुर्दे काम नहीं करते, ब्लाइंडनेस हो सकती है अडल्ट की, लोअर लिम्ब इम्प्यूटेशन हो सकता है और हार्ट डिजीज़ भी आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की। तो ये दो टाइप्स हैं इसकी, एक है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस और एक है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ डिपेंडेंट मिलेटस। ठीक है, अब देखें अगर हम बात करते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस की, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जुवेनाइल मीन जवानी में हो सकती है। ठीक है, अब ये होता किसकी वजह से है बच्चों? बेसिकली ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस है ये होती है जो पेंक्रियाटिक हार्मोन, जो पेंक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है, पेंक्रियाज प्रोड्यूसिंग हार्मोन मीन पेंक्रियाटिक हार्मोन, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है कि मीन को पेंक्रियाज ठीक तरह से काम नहीं कर सकती, तो जिसकी वजह से शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। याद रखें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस जुवेनाइल में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली जो प्रोटीन है, जो पेंक्रियाज हार्मोन है इंसुलिन के लिए, इंसुलिन वो नहीं होता। ठीक है, अब ये जो टाइप 1 है इसको हम जो IDDM है या हम कह सकते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस है, इसको हम टाइप 1 का नाम भी दे सकते हैं। अब ये टाइप 1 के बारे में है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। ऑटो मीन खुद ब खुद हो जाना। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, बैकफायर्स करता है। ठीक है, और मैन्युफैक्चर करवाता है ऑटो एंटीबॉडीज़ को बॉडी के ओन सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, सम टाइम कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से भी ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है। T सेल जो इम्यून सिस्टम के होते हैं वो क्या करते हैं, वो पेंक्रियाज पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, अटैक करते हैं और क्या करते हैं, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, और टाइप 1 के जो हैं रिसीवर्स या अफेक्टेड पर्सन वो एक्सोजेनस इंसुलिन लेते हैं तो सर्वाइव करते हैं। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा
इंसुलिन की टैबलेट्स ले रहे हैं, कुछ लोग इंसुलिन को इंजेक्शन से लेते हैं, ठीक है। वो वाले पर्सन जिनका ये पैंक्रियाटिक हार्मोन अब उसकी डेफिशिएंसी है, उसके पास है ही नहीं है कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करें, तो उन पर्सन के लिए बाहर से एक्सोजीनस सोर्स के ज़रिए वो ले सकते हैं इंसुलिन, क्योंकि उनकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रही। अगर हम इसकी निस्बत ये देखते हैं ना नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस, इसमें ये है कि ये बन तो रही है लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। यहाँ पे ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस है, इसमें ये केस है कि इसमें पैंक्रियाटिक हार्मोन जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए है वो मौजूद नहीं होता। लेकिन जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस है, इसमें जो कॉमनली काज होती है ना वो ओबेसिटी होती है। इसकी अगर कोई हम प्राइमरी वजह देखें ना, तो जो ओबेसिटी होती है, जो मोटापा होता है, उसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है, ये डायबिटीज़ मिलेटस हो सकती है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि 90% लोगों को ये होती है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ डिपेंडेंट मिलेटस, ठीक है। अब ये जो हम ये कह सकते हैं कि 2 to 5% ये जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस है ये हो सकती है जवानी में भी, 25 ईयर ऑफ ओल्ड में भी, ठीक है। हम बात करते हैं प्रोग्रेस की कि क्या इस पे काम हो रहा है, तो उसमें हम इसकी जो जेनेटिक बेसिस हैं इस डिज़ीज़ की उनको अंडरस्टैंड करते हैं पहले कि इंसुलिन जीन जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ठीक है। पॉलीमार्फिज्म और जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं इसके लोकस में वो डायबिटीज़ टाइप 1 की रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि रिसेसिव सिंगल जीन ट्रेट वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती ये, बल्कि ये क्या है, एक मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट है। मल्टी फैक्टोरियल मीन पॉलीजेनिक, ठीक है। पॉलीजेनिक के बारे में, पॉलीजीन्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी एक ट्रेट को बहुत सारे जीन अफेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जीन कंट्रोल कर रहे हैं। एक ट्रेट है, ठीक है, और उसको बहुत सारे जीन। अब ये अगर हम डायबिटीज़ मिलेटस की बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायबिटीज़ मिलेटस या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस ये है एक मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट भी है, मल्टी फैक्टोरियल भी है, पॉलीजेनिक भी हम इसको कह सकते हैं कि इसको बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ मिलेटस टाइप 2 की बात अगर हम करते हैं तो ये है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस, ठीक है। ये 90% डायबिटिक पेशेंट के होते हैं। ये वाले पर्सन प्रोड्यूस तो कर रहे हैं इंडोजिनस इंसुलिन, लेकिन उनकी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, वो ग्लूकोज ब्लड से नहीं उठा रही। ये बात याद रखें बच्चों कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये पैंक्रियाटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से हो रही है, मीन कि ये बॉडी के अंदर बन नहीं रही है, ठीक है। इस वजह से इनको एक्सोजिनस सोर्स के ज़रिए लेना पड़ता है। लेकिन अगर नॉन इंसुलिन टाइप 2 की बात करते हैं तो ये जो डिज़ीज़ होती है, ये जो डायबिटीज़ होती है, इसमें हम ये देखते हैं कि ये उसको एंडोजिनस इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, एंडोजिनस इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन बॉडी जो है, बॉडी के जो सेल हैं वो उसको ब्लड से नहीं इस्तेमाल कर रहे, उनको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। इस वजह से ब्लड के अंदर उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि जो ओवर एज के हैं, 40 ईयर के, ठीक है, और ज़्यादातर जो मोटे लोग हैं उनमें होता है, ठीक है। ओबेसिटी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अब आप लोगों को इस बात का पता है कि एक्सरसाइज बताते हैं, जो लोग मोटे होते हैं उनको डॉक्टर एक्सरसाइज बताते हैं, तो क्यों बताते हैं कि उनके अगर आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि जो ओबेसिटी है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि ओबेसिटी को हम कह सकते हैं कि ये मदर ऑफ डिजीज़ है, कि ये बीमारियों की माँ है, कि अगर मोटापा होगा तो उससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां आप पे अटैक करती हैं, ठीक है। उनमें से एक डायबिटीज़ मिलेटस भी है, हार्ट डिजीज़ भी बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है। तो नॉन इंसुलिन डायबिटीज़, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस है, उसमें ओबेसिटी इसकी कॉमन काज है, ठीक है। ये ओबेस और ओल्ड एज के लोग, मीन 40 ईयर से अबव एज के जो लोग हैं वही इससे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर एक्सरसाइज की जाएगी तो उससे ओबेसिटी रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी आएगी और ग्लूकोज की टॉलरेंस इम्प्रूव हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि इनकी जेनेटिक कंपोनेंट, ठीक है, को अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है,
वो उसमें बहुत सारी आ जाती हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस। 2 to 5% टाइप 2 डायबिटीज़ ये अर्ली लाइफ में भी हो जाती है। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये 90% ओल्ड एज के मीन 40 ईयर से अबव जो लोग हैं उन्हीं को होती है, लेकिन 2 से 5% ये बिफोर 25 ईयर ऑफ ओल्ड भी हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं MODY। ठीक है, MODY ये आ जाता है मैच्योरिटी ओनस डायबिटीज़ ऑफ यंग वन। ठीक है, MODY क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज MODY। ठीक है, तो ये क्या है, मैच्योरिटी ओनस डायबिटीज़ ऑफ यंग वन, कि ये मैच्योरिटी में आ गई है, जैसे ही मैच्योर हुए तो वैसे ही डायबिटीज़ जो यंग में से है। ठीक है, कि MODY। ठीक है, अब 2 से 5% हम कह सकते हैं कि टाइप 2 ये अर्ली एज में हो जाती है, इसको हम मैच्योरिटी ओनस डायबिटीज़ यंग वंस की कह सकते हैं। ये जो हम इसको पढ़ते हैं मूडी इनहेरिटेड होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होती है। ठीक है, 50% जो केसेस हैं मूडी के वो म्यूटेशंस जो होती हैं ना वो ग्लूकोकाइनेज जीन उसकी वजह से हो सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है पेंक्रियाज में। ठीक है, मोडी ये म्यूटेशन किसी भी 4 दूसरे जीन्स जो कि इसकी इनकोडिंग कर रहे हैं, इसकी ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं, उनमें हो गई है तो उस वजह से भी हो सकती है। लेकिन जो 4 मोडी के जीन्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एक अडल्ट ओनस टाइप 2 में। ये बात याद रखें बच्चों। ये था हमारा चैप्टर नंबर 22 का एंड हो गया है, डायबिटीज़ मिलेटस एंड जेनेटिक बेसिस। इसके बाद हम लोगों ने भी आप लोगों के ओपन बुक क्विज़ेज़ हों, ठीक है, पेपर्स वगैरह हों, या नेक्स्ट जो नया अमल होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। अभी आप लोगों के ये 2 चैप्टर हो गए हैं, 21 भी हो गया, 22 भी हो गया, उसके अलावा भी लिए जा रहे हैं, 25 स्टार्ट है। ठीक है, उसको भी देखें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपने आप को तैयार रखें। अभी जो आप लोगों ने इस चैप्टर को कर लिया, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी। हम ये कह सकते हैं ये पूरी बुक में ये लेंथी चैप्टर है ये। ठीक है, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, इसको आप इजी भी है, मोस्ट इजी भी है। ठीक है, अपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।